नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूं ऋचा। दर्शकों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी कि माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, प्रेरणा है वो, शक्ति है वो। जी हाँ दर्शकों, महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, लेकिन अफसोस कि आज उन शक्तियों के लिए हमें सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें इतिहास में तो स्थिति ऐसी नहीं थी। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि महिलाएं किस तरीके से अपने शासन के लिए जानी जाती थीं और साथ ही साथ अपने शौर्य के लिए भी जानी जाती थी। आज समय बदला है, आज भी महिलाएं बड़े प्रशासनिक पदों पर काबिज होकर अपना और पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक महिला से करवाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले उनके बारे में और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाकर समाज में एक मिसाल कायम कर रही हैं। आरूप एक सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर अपनी प्रशासनिक भूमिका को बखूबी निभा रही हैं। इसके अलावा वो बोधगया ब्लॉक में सीनियर इंचार्ज के तौर पर इंचार्ज ऑफ लीगल सेल, आर्ट एंड कल्चर सेल और रेवेन्यू सेल में काम किया है। आरूप ने पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। इसके अलावा 2013 में नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया। इसके बाद वो कई प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखी। इनके कठिन परिश्रम और मजबूत इरादों के दम पर 2013 में वीडियो के रूप में इनका पहला सिलेक्शन हुआ और इसके बाद 2019 में इनका चयन सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ और लगातार ये प्रशासनिक भूमिकाओं और कार्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक करती आ रही हैं। इसके अलावा ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमेशा कार्य करती रहती हैं। वर्तमान में आरूप शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर काम कर रही हैं। तो आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर आरूप मैम का। आरूप मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल, जितना ऊंचा पद होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मैम यहाँ पर आई ताकि आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा कर सके। सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ तक का सफ़र हासिल किया। शिखा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पढ़ाई जो है काफ़ी ऐसी नहीं रही है कि बचपन से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। 8 क्लास से मैं बिल्कुल 8 क्लास तक स्कूल भी नहीं गई, कहीं नामांकन भी नहीं हुआ हमारा। और फिर अचानक से जैसे मैंने समाज में देखा कि आप जब एजुकेशन लेते हो, आपके पास शिक्षा होती है, तो लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका सम्मान होता है। तो ये अचानक से ख्वाहिश मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और देन मैंने डिसाइड किया और फिर मेरा क्लास 8 में एडमिशन हुआ, क्योंकि उसके पहले मैं गांव में रह रही थी। अच्छा। तो काफ़ी ये लगा कि जैसे लोगों को ये लगता था कि ये तो पढ़ नहीं सकती है कभी भी, ये कुछ कर नहीं सकती है, ये अगर पढ़ लेगी तो दुनिया का 7वां आश्चर्य होगा। ऐसा मेरे बारे में बोला जाता था। तो मुझे हमेशा एक चैलेंज भी लगता था और मुझे लगता था कि नहीं, इस सोसाइटी में अगर जब आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचा जाए तो आपको कुछ करना चाहिए। आपको एक तो मतलब फीमेल्स को वैसे भी लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि जैसे इनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होते हैं, नहीं कर सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से आप कर सकते हो। तो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अभी तक क्या किया। जहाँ आपका शुरुआत करने की इच्छा होती वहाँ से कीजिए और आप उस मकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। और मुझे लगता है ये कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, मैम ने बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात कही है, क्योंकि 8वीं कक्षा तक ये स्कूल नहीं गई। आप समझ सकते हैं कि लोग ये कहते थे कि ये कभी पढ़ नहीं सकती और आज यहाँ पर ये हमारे सामने एज अ सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली बात है और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देगी कि किस तरीके से आप आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 2013 में जिस तरीके से आप वीडियो बनी, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है, उसके बाद एक क्या चीज़ थी जो आपको लगातार प्रेरणा दे रही थी कि आपको आगे चलकर डिप्टी कलेक्टर ही बनना है? हाँ, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की, आईएएस की तैयारी कर रही थी और मेरा सिलेक्शन 2013 में जो है वीडियो में हुआ।
और वीडियो में होने के बाद मैंने काम भी किया वहाँ, और मुझे ये हमेशा लगता है कि आपको आगे बढ़ने की सोचते रहना चाहिए। आप जहाँ हो वहाँ मत रुको, तो आपके अंदर हमेशा मोटिवेशन फैक्टर ये होता है कि कैसे हम उससे आगे निकले, अचीव कैसे करें। तो ये हमेशा मेरे साथ रहा है कि मैं हमेशा जहाँ रहती हूँ मैं उससे और आगे निकलना चाहती हूँ, और यही एक फैक्टर रहा कि मुझे लगता था कि नहीं, फिर से एक एग्ज़ाम देना चाहिए और आप और अच्छे पद पे आप जा सकें। तो मैंने इसके लिए ट्राई किया। फिर 2019 में मेरा सिलेक्शन सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ। बिल्कुल, ये एक ऐसा पद है जिसे लेकर बहुत लोग कमेंट्स भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, लगता है ये कलेक्टर बनेगा, ये ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है ये कहीं का कलेक्टर हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पद है ये एक सपने जैसा होता है, क्योंकि लोग तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसी प्रतिक्रिया थी समाज के लोगों की, क्या कहा सबने आपको? देखिए, समाज के लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग आपको मतलब ऐसा समझेंगे कि बहुत अच्छा है, इसका हो गया। कुछ लोगों को लगे यार इसका कैसे हो गया, इसका तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें थी, और परिवार में तो लोग बहुत खुश हुए कि उनको लगा कि नहीं, चलो हमारे घर से किसी ने नाम रोशन किया। और जैसे गांव से मुझे लगता है मैं पहली हूँ फीमेल के रूप में जो कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, तो गाँव वाले को भी लगा कि नहीं, चलो हमारे घर से कोई निकला है। तो आप जब अचीव करते हो, जब वहाँ तक पहुँचते हो, तो लोग आपको जो है ना उस नज़रिया उनका चेंज हो जाता है आपके प्रति, और फिर वो आपको हमेशा सोचते हैं कि नहीं, ये कर सकती थी। तो ये खुशी की बात थी सब तरफ। कुछ लोगों को मतलब थोड़ा ये भी लगता था कि नहीं कर सकते हैं, तो उनको लगा कैसे हो गया। हालांकि सब जगह से मिली जुली प्रतिक्रिया के साथ साथ फैमिली वाले ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली वाले बहुत खुश हुए। काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे घर से किसी ने, मतलब खास करके बेटियां जब करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर बेटियां आगे बढ़ती हैं तो परिवार बहुत खुश होता है, और साथ ही साथ समाज में भी एक मिसाल कायम करती है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं और घर परिवार, किस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं? देखिए, जब फीमेल बनती हैं किसी परिवार में तो वर्किंग होती है, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। उनको एक घर भी संभालना होता है और बाहर का काम भी करना होता है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि सबसे परिवार जो है, समाज का नज़रिया चेंज होना चाहिए इसमें, कि वो भी काम कर रही है। जैसे वो भी 8 घंटे अगर जेंट्स भी काम करते हैं तो महिलाएं भी काम करती हैं, और इसके लिए ये हमें लगता है कि परिवार को ये सोचना ज़रूरी है। खास करके जो आपके पार्टनर होते हैं उनको समझना चाहिए कि नहीं, ये वर्किंग है तो दोनों का दायित्व है। तो मुझे लगता है अगर चैलेंज अभी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में आप देखो तो उनको घर का भी काम करना होता है, बाहर भी जाके करना होता है, सब मैनेज करना होता है। तो ये धीरे धीरे हमें लगता है कि चेंज होना चाहिए थोड़ा। यहाँ पे दिक्कत तो आती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि शादी के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती और गिव अप कर देती हैं, क्योंकि यही एक कारण होता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता। हाँ, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कारण हो सकता है कि बहुत सारे आपके सामने चैलेंज हो, बट चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। गिव अप करना कहीं से भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, एक तो समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद अपना वजूद को मत छोड़िए। आपने जिसके लिए प्रयास किया, आपने इतना इसके लिए काम किया, तो आप जहाँ तक पहुँचे हो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपको इसके लिए मोटिवेशन हो, आप किसी ना किसी के लिए। तो आप अगर छोड़ देते हो तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे ऐसा तो संभव नहीं है, हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो। तो कभी भी ये काम नहीं होना चाहिए कि गिव अप करें। आप चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए लोगों को कि कैसे हम मतलब दायित्व को कैसे निभा रहे हैं। और नहीं भी होता है तो भी मेरे ख्याल से लास्ट तक आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, छोड़ना कहीं से भी बहुत अच्छी बात कही कि नहीं। ज़िंदगी में हमें हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर सफलता हमारे कदम चूमती है। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्यूटी कलेक्टर आरूप। मैम, ब्रेक में जाने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप आगे बढ़ी, किस तरीके से आपने चैलेंजेस का सामना किया और आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम बात करते हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? सशक्तिकरण का जो मतलब है वो है आप जो निर्णय अपने बारे में कैसे ले पाते हैं, आप अपना निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, वस्तु को हम जिधर चाहें उधर हम धकेल सकते हैं, वो उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति, एक जो इंडिविजुअल होता है, उसकी पहचान होती है कि वो अपना निर्णय ले पाता है कि नहीं ले पाता। और हमारे समाज में देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी है और यहाँ पे फीमेल्स को आप देखेंगे ना फैमिली में, ना समाज में, ना राजनीति में, कहीं भी उस तरह के निर्णय निर्माण में बहुत ज़्यादा हम सशक्त नहीं पाते हैं। तो सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर एक परिवार में एक बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। तो अगर आप सोचिए कि निर्णय निर्माण में महिलाएं आती हैं तो नो डाउट कि ये ऐसा होगा कि आप एक जो 50% जो कहते हैं ना 50% को हमने क्या किया अभी तक से, बिल्कुल उसका हमने रिसोर्स का भी यूज़ नहीं किया। अगर इकोनॉमिक टर्म में हम देखें तो ये भी हम नहीं कर पाए हैं। तो इकोनॉमिक टर्म में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपका सोसाइटी के रूप में, फिर आपका जो राजनीति है वहाँ आप इन चीज़ों को समझेंगे तो लगेगा कि नहीं, हमें जो है फीमेल्स को एक सशक्त बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है, उसको हमको पहचान देना चाहिए। और ये तब संभव है जब ये फीमेल ही शुरू करें। मेरे ख्याल से जैसे हम अगर डिपेंड रहे कि कोई हमारे लिए दूसरा करे तो ये असंभव है। आपको खुद अपने लिए लड़ना होगा, उठना होगा, पहले खुद डिसाइड करना होगा कि मुझे ये करना है, तो समाज खुद ब खुद साथ देता है। तो सशक्तिकरण ज़रूरी है फीमेल्स का और इसके लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाई करें और खुद आगे बढ़ें, अपना विश्वास कायम रखें अपने ऊपर। तो इसके कारण से हम जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना शिक्षा के हम महिला सशक्तिकरण की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपने शिक्षा पर ध्यान दें और साथ ही साथ खुद में निर्णय ले, सक्षम हो, सशक्त हो और एक सबल बने ताकि समाज में वो एक नज़ीर पेश कर सकें। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर भी काम किया है, महिला सशक्तिकरण की तरफ भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उन कार्यों के बारे में हमें बताएं। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। समाज कल्याण विभाग में जैसे मैं डीपीओ थी तो उसमें बच्चों के लिए खास करके जो स्कूल्स में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए था कि आप जो है हेल्थ उनका बहुत ज़रूरी। सशक्तिकरण का मतलब है कि आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो उनको फॉलिक एसिड की जैसे गोलियां होती थी, विटामिन की गोलियां होती, तो उनको ये जो है समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह से सखी वन स्टॉप कार्यक्रम है जिसमें कि अगर किसी के साथ समुदाय के स्तर पर या फिर इंडिविजुअल स्तर पर किसी तरह का हिंसा हो रही है तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको निपटाने की कोशिश करते थे। फिर सरकार की एक योजना है कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज भी किया तो फीमेल्स को ये 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ चलती हैं। और जो है आपका सुरक्षित, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि वो आवास योजना है, तो ये भी फीमेल्स को ही नाम से ही दिया जाता है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि सरकार जो है बहुत बड़े स्तर पर इसके लिए प्रयास कर रही है। और जीविका दीदी का जो प्रोग्राम है आपने सुना होगा, ये स्वावलंबन कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इन सब के साथ मिलके हमने बहुत सारा चीज़ किया है और काफ़ी इसके लिए अच्छा लगेगा आपको जब जाएंगे, ग्रामीण स्तर पर जाएंगे और महिलाओं को देखेंगे कि अपना निर्णय ले पा रही हैं। बिल्कुल, जब हम सशक्तिकरण की बातें करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी साथ लेकर चले, तभी हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो विकसित होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो महिलाएं हैं जो आगे नहीं पढ़ पाती, जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती, तो उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं? स्वयं सहायता समूह होती है ना, जैसे उसमें क्या होता है कि महिलाएं ही अपना 10-20 महिलाएं, 10 महिलाओं का एक जैसे ग्रुप होता है, तो वो क्या करती हैं, खुद अपना समूह बनाती हैं और वो खुद अपना पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कुछ जमा करते हैं और धीरे धीरे जो है अगर किसी को एक फैमिली को ज़रूरत हुई, जैसे घर बनाने की ज़रूरत हुई या बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत हुई, तो वो क्या करते हैं, उसको देते हैं। तो स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा मतलब कदम है। और ये जो है फिर जीविका दीदी, जीविका में आते हैं तो हम देखते हैं कि
जो आपका स्वावलंबन कार्यक्रम होता है, जैसे चूड़ी उद्योग हो गया आपका छोटे छोटे स्तर पर, अगरबत्ती उद्योग हो गया, जैसे बच्चों के लिए बनाना जो मतलब उनके लिए फूड होते हैं न्यूट्रिशंस फूड का, तो वो सब निर्माण करने के लिए आप देखेंगे कि ये जीविका दीदी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ग्रामीण स्तर पे खास करके हमारे बिहार में अगर देखेंगे तो 1.50 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ के लगभग जो महिलाएं हैं ये इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। और उनको मैंने तो ऐसी ऐसी जीविका दीदी को देखा है जो कहती है कि उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी, उनको लगता था कि हमें मतलब पढ़ना है, लेकिन वो किसी कारण से नहीं पढ़ पाई। तो वो आप समझ लीजिए कि उनको 2 बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अपने बच्चे को उन्होंने बाहर भेजा लोन लेके और शिक्षित किया, और लड़कियां जो हैं आज वो काम कर रही हैं। तो काफ़ी आपको ये लगेगा कि जीविका दीदी जो हैं और ख़ास करके जो स्वयं सहायता समूह है इसके द्वारा बहुत सारी जो खास करके ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सशक्त हो सके और आगे बढ़ सके। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आप योजनाएं तो देखती हैं कि होती हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव होता है लोगों के बीच में, वो ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएँ। तो इसके लिए जागरूकता अभियान कितना ज़्यादा ज़रूरी है सशक्तिकरण के लिए? हाँ, जागरूकता एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे लिए ये योजनाएं चल रही हैं। तो हम लोगों का जैसे होता है कि प्रशासनिक स्तर पे जैसे हम लोग करते हैं कि ग्रामीण जाके कोई भी लोगों को जाके मतलब अवेयर करना, कोई ग्रुप बना लिया और हम लोग जाते हैं वहाँ पे बताते हैं कि हमारी योजनाएं हैं सरकार की, आप उनसे लाभ उठाइए। फिर हमारे यहाँ जैसे जनता दरबार होता है तो उसमें भी हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है खास करके फीमेल्स जो हैं जो उनके लिए क्या क्या योजनाएं हमारे पास चल रही हैं, अगर उनको उससे संबंधित कोई दिक्कत भी होती है तो हम लोग इंडिविजुअल भी उनको ट्राई करते हैं कि आप वो समझें, जानें कि आपके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और इससे आप किसी तरह से लाभ उठाएं। बिल्कुल, एक योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना कैसे काम करती है? देखिए, इंदिरा महिला शक्ति योजना जो है ये राजस्थान सरकार की योजना है। अच्छा। ये जो है योजना खास करके फीमेल्स को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए शुरू किया गया है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाती हैं तो उनको जो है 50 लाख तक के उनको ऋण दिया जाता है ताकि वो अपना काम शुरू कर पाएँ। और अगर कोई क्लस्टर समूह जाता है तो उसमें 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। उसमें 25% जो होता है आप अनुदान के रूप में होता है। इस प्रकार से जो राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने और वो खुद अपना उद्योग, छोटे छोटे उद्योग शुरू कर पाएँ, इसके लिए पूरा। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़े और सशक्त हो और समाज में वो आगे बढ़े, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा अगर महिला कर सकती है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और महिलाएं जब आगे बढ़ेगी तभी हम समाज का विकास भी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दर्शकों। आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर आरूप। मैम, ब्रेक में जाने से पहले आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकती हैं कि सशक्तिकरण की ज़रूरत है, महिलाएँ आगे नहीं आ पाती, बहुत सारे कारण हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, तो कितना ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल रहा है? महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो धीरे धीरे उसका पहुंच रहा है असर। इतना तो नहीं कहेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा ये पहुंच चुका है, लेकिन हाँ ये है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं इसके लिए। जैसे आप देखेंगे महिला उत्थान योजना जो है आपका, महिला उत्थान योजना के तहत सरकार जो है करती है ये, जब बचपन में मतलब जब 2 बेटियों को ही मिलता है एक परिवार के, और जब पैदा होने से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक 50,000 रुपये तक का उनको दिया जाता है। तो एक तरह से सरकार ये कोशिश करती है कि उनके एजुकेशन में किसी तरह से विलम्ब ना हो, और वो जो किसी कारण से ऐसा ना हो कि घर से बाहर ना निकल पाए कि उनको पैसे की कमी हो रही है। तो सरकार ही एक तरह से मतलब उनका खर्च उठाती है।
उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो है किशोरी न्याय शक्ति योजना है कि उनको किस तरह से न्याय मिले बच्चों को, ये चल रहा है कार्यक्रम हमारे यहाँ। तो और मिड डे मील जैसे कार्यक्रम में क्या हुआ, बच्चे आते हैं तो खास करके लड़कियाँ, और अभी जो किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप देखेंगे पंचायत स्तर पर जो है अब उसी पंचायत में मतलब एडमिशन हो, ताकि उनको दूर तक ना जाना हो। एक सुरक्षा का भी एक बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है इनके लिए कि आप जो है कैसे सुरक्षित रख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव सब में अगर आप जाएंगे बात करेंगे तो उनको ये लगता है कि हम दूर स्कूल नहीं भेज सकते हैं बच्चों को, इसलिए क्योंकि लड़कियों को लेके खास करके उनके मन में डर होता है। तो ये कोशिश होती है सरकार की कि आप जो है कैसे उनको वहाँ ही शिक्षित कर पाएँ और उनको ज़्यादा जो है सुरक्षित रख पाएँ। तो इस पे काम किया जा रहा है अभी, धीरे धीरे ये चीज़ें सामने। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम सशक्तिकरण की बातें करते हैं तो ये चीज़ें अगर हम बेसिक से शुरुआत करें, अगर हम स्कूल लेवल पे शुरुआत करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? स्कूल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बेसिक स्तर पे ही नहीं समझ पाएंगे, वहाँ से ही हमारा ग्रोथ शुरू होता है। तो स्कूल से ही हमें लगता है कि बच्चों को इनको समझना चाहिए कि बराबर हैं हम, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप फीमेल हैं तो आप कम हैं। और स्कूल के स्तर से हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू करते हैं वहाँ से आप देखेंगे कि अभी जो बच्चियों का देखेंगे आप पोशाक वितरण योजना है, साइकिल वितरण योजना है, इसके कारण आप देखेंगे कि स्कूल लेवल पे बच्चियों का आप जो है ज़्यादा अटेंडेंस बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो यहाँ से बेसिक शुरू होता है और धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन तक जाते हो, तभी आप समझ पाते हो कि हाँ हमारे लिए जो चीज़ें थी वो कितना फ्रूटफुल हो पाया। तो शुरू तो हमें वहीं से करना चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार भी अपने कदम को आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप भी एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं ताकि आपका विकास हो सके। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हमने शिक्षा की बात की, अगर हम राजनीति की बात करें तो अब सरकार ने ये महिलाओं को मौका दिया है कि वो ज़िला प्रमुख अध्यक्ष बन सकती हैं, मेयर बन सकती हैं, मुखिया बन सकती हैं, प्रमुख बन सकती हैं। तो ऐसे में ये जो राजनीतिक भागीदारी है, इससे भी बहुत ज़्यादा महिलाओं का मनोबल बढ़ा है, वो आगे आई हैं और पुरुष प्रधान समाज भी अब ये समझ रहा है कि महिलाओं में भी वो ताकत है, वो बल है, वो आगे आ सकती हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी खास करके ग्रास रूट लेवल पे, ये बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। क्योंकि आप चाहेंगे अब मुखिया है, जिला परिषद अध्यक्ष है, तो फीमेल्स हैं वहाँ पे, काफ़ी लगेगा कि हाँ ये डिसीजन ले पा रही हैं और उनसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे कि हाँ अब मैं मतलब काम कर रही हूँ। ये महिलाएं जो आज तक घूंघट में रही वो बाहर आ जा रही हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी जो कठिनाई आती है कि अक्सर आप देखेंगे कि महिला जो मुखिया पति और जो हाँ पंचायत में जो है जैसे उनके मतलब मेल को भेज दिया जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, आप उस चीज़ को समझिए और आप डिसीजन लेना शुरू कीजिए। तो ये भी आप देखेंगे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में उनको नहीं बुलाते हैं, आप बोलते हैं कि आप खुद आएंगे, पति नहीं आएंगे आपके। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक बहुत शुरुआत है, काम कर रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छी ये पहल है कि अगर महिला किसी पद पर आसीन है तो वो खुद ही आए और खुद ही अपना निर्णय ले, उनके पति ना आए। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में लागू किया गया है महिला संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। तो इस योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। महिला संवाद कार्यक्रम अभी नवंबर में ही इसको पार्लियामेंट मतलब ये विधानसभा में भी मंजूरी दिया गया। इसके तहत जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो महिलाओं से संवाद करेंगे और खास करके जो हर 534 हमारे यहाँ ब्लॉक है उसमें सारे जो जितने ऑफिसर्स हैं वो भी जाएंगे, पंचायत स्तर पे भी जाएंगे और जीविका दीदी से आप देखेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा ये होता है, जीविका दीदी से वो काफ़ी संवाद करते हैं। तो वो जानना चाहते हैं, एक्चुअली चुनाव भी आने वाला है और एक तरह से आप देखेंगे कि उनको ये लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए जो वर्क किया वो कितना फ्रूटफुल हुआ है। तो जैसे शराबबंदी का कार्यक्रम किया उसमें महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये कार्यक्रम उनसे भी संबंधित है कि आप मतलब कहीं ना कहीं आपके परिवार में ये सुधार आया है तो आप बताइए, फिर आप कैसे चाहते हैं हम कैसे लोगों को खड़ा करें आपके लिए जो आपके लिए काम कर पाए। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल काम हाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आप सोचो कि उनसे लिया जाएगा कि आप बताइए कि हम कैसे लोगों को खड़ा करें कि यहाँ पे लोग काम कर पाएँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो दिसंबर से आप ये जाएंगे, यात्रा भी शुरू होगी इसके लिए और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की जो बच्चे तैयारी करते हैं तो
कई बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों के सामने जो होनहार भी रहते हैं उनके सामने ये समस्या आती है कि उन्हें आर्थिक तंगी, इस तरह की समस्याएं सामने आती है। तो इसके लिए सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए योजना है, जैसे कि अगर कोई बिहार में जो बच्चे हैं बिहार के, अगर वो पास कर जाते हैं प्री का, बिहार का प्री, बीपीएससी का या फिर आप यूपीएससी का प्री कर लेते हो, तो 50,000 देती है सरकार कि आप आगे आप जो है तैयारी कर पाओ मेंस का, ताकि आप रुके नहीं। खास करके महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम जो है काफ़ी फ्रूटफुल है और ये चलाया जा रहा है बिहार में। क्यों आप आगे की तैयारी, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका आर्थिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं हो। लड़कियों के लिए ये दिक्कत है कि उनको आगे पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता। मतलब अगर आपके घर में अगर बच्चे मतलब मेल है और फीमेल है, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि लड़कों के लिए ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये योजना इसलिए है लड़कियों के लिए खास करके कि उनको आगे बढ़ें और मेंस की भी तैयारी कर पाएँ वो और पहुँच पाएँ। और आपने लड़कियों की बात की है, तो लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है, बहुत सारे स्कॉलरशिप को लेकर योजना है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, स्कॉलरशिप है, जैसे आप इंटर पास करते हो तो आपके पास मतलब पैसे देती है सरकार। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आप पास करते हो तब 25,000 रुपया देती है सरकार। मतलब बचपन से एक तो है ही, एग्जामिनेशन के थ्रू तो आप जा ही सकते हो, वैसे है कि आप पास करते हो तब भी देती हैं लड़कियों को खास करके। इसके लिए है यहाँ पे छात्रवृत्ति योजनाएं चलती हैं। बिल्कुल, अब हमारे पास वक्त कम बचा है, तो ऐसे में हम चाहेंगे अंत में कि जो महिलाएं अभी हमें देख रही हैं घर पर बैठकर, जो पढ़ी लिखी हैं, होनहार है, लेकिन फिर भी घर में बैठी हैं, निराश है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो प्रेरणा लेकर आपसे वो भी आगे बढ़ सके? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों को कि खुद पर विश्वास कीजिए, आपका विश्वास ही आपको काम आता है। और आप कहीं ना कहीं निर्णय लीजिए अपने बारे में। अगर आपको लग रहा है 10 तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही, तो खुद अपने बारे में आप सोचिए, आप खुद अपना निर्णय लीजिए और इंडिविजुअल होके सोचिए कि हमको क्या चाहिए। और आपको कहीं भी रास्ता दिखता है, थोड़ा सा भी रास्ता दिखता है, तो बनाने की कोशिश कीजिए। हार मत मानिए कहीं भी, जीवन में हारना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक चीज़ आपको आकर आगे ले जा सकती है। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी सारी अहम जानकारी महिला सशक्तिकरण को लेकर, योजनाओं को लेकर हमें और दर्शकों को इसके बारे में बताया, जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर कोई भी सुझाव या विचार आपके मन में है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।